ये टॉपिक शुरू किया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो बोर्ड बना था ये 2016 के अंदर बना था। 2016 के अंदर एक नया लॉ बना था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। स्क्रीन रिकॉर्ड हाँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था 2016 के अंदर। ये क्यों आया था, किस लिए आया था, वो बात करते हैं। क्या था, जैसे बड़ी बड़ी ये रियल इस्टेट सेक्टर हो गया, रियल इस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन कंपनी, बिल्डर्स, ज्यादातर ये इनके लिए बनाया गया था। वैसे तो इसके अंदर सब आते हैं, लेकिन ज्यादा केसेस आपको इन्हीं सेक्टर्स में सबसे ज्यादा इंसॉल्वेंसी के केस मिलेंगे। इन्होंने क्या की, जैसे क्या होता था, ये कंपनीज कस्टमर से पैसे ले लेती थी कि भाई आप हमें पैसे एडवांस बुकिंग करा दीजिए, हम आपको बिल्डिंग बना के देंगे, हम आपको फ्लैट बना के देंगे। बट 10-10 साल से ज़्यादा हो गया था लोगों को, कोई कंपनी भाग गई, कोई कंपनी ने कंस्ट्रक्शन बीच में छोड़ दी, कोई कंपनी ने अलॉटमेंट नहीं करी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, कोर्ट्स के अंदर केसेस बढ़ते जा रहे थे। कोर्ट्स के अंदर केसेस बढ़ने जा रहे थे, तो जिसकी वजह से कोर्ट्स में बर्डन हो गया था केसेस का, इन इंसॉल्वेंसी केसेस का बर्डन हो गया था। तो गवर्नमेंट ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई इन केसेस का जल्दी से जल्दी क्या हो, रिजोल्व हो, ये केसेस जल्दी से जल्दी रिजोल्व हो, और इनके लिए एक अलग से मजबूत लॉ बनना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कौन सा लॉ बनाया था, इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। और इसके अंदर जो बोर्ड बनाया था, वो बोर्ड का नाम क्या है, जो रेगुलेट करता है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है? आईबीसी को रेगुलेट कौन करता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी पढ़ते हैं। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड वाज एस्टैब्लिश ऑन अक्टूबर 1 2016। 1 अक्टूबर 2016 एस्टैब्लिश हुआ था ये, अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। It is a key pillar on the ecosystem responsible for implementation of the code. कोड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। मतलब क्या है, जो आईबीबी है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो एक सबसे की पिलर है, मजबूत पिलर है, रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। आईबी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ये देखता है कि भाई जो ये लॉ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब देखने की जिम्मेवारी किसकी है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की। दैट कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू द रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। कॉर्पोरेट पर्सन क्या है यहाँ पे, कॉर्पोरेट पर्सन का मीनिंग किसी कंपनी से भी हो सकता है, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, ये सब क्या होते हैं, कॉर्पोरेट पर्सन होते हैं। समझ आ गई भाई? जो आईबीबीआई है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, वो रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के। और उसके बाद जो आईबीबीआई है वो टाइम टू टाइम लॉ को अमेंड भी करता रहता है। वो क्या करता रहता है, अमेंड भी करता रहता है लॉ को। किस चीज के लिए, amend the law relating to the reorganization and insolvency resolution of corporate person, partnership firm, individual, bound vendor for a maximization of value of asset of such person, to promote entrepreneurship, availability of credit, balance the interest of all stakeholder। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई इसको बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ
IBBI। पहला ऑब्जेक्टिव था इसको, क्या ऑब्जेक्टिव था इसको, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेट वो उसका ऑफ आईबीसी कोड। आईबीसी कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। दूसरी चीज, अमेंड द लॉ। अमेंड द लॉ किसके लिए, टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी resolution of the corporate person, partnership firm। एक्सेट्रा। तीसरा पॉइंट क्या था, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, availability of credit, to availability of credit। तो इसे यहां तक समझ आ गया, क्लियर है? यस सर। चलो, हाँ तो आईबीबीआई बनाने का मेन जो ऑब्जेक्टिव था सर, ये स्क्रीन रिकॉर्ड। हाँ, तो आईबीबीआई बनाने का मेन ऑब्जेक्ट यही था। आगे बढ़ते हैं। इट इज अ यूनिक रेगुलेटर विच रेगुलेट प्रोफेशनल एज वेल एज प्रोसेसर्स। ये प्रोफेशंस को और प्रोसेसेस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इट हैज रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तो मतलब क्या है, जो आईबीबीआई है, आईबीबीआई के अंदर कौन कौन आते हैं, इसके अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आते हैं। आईबीबीआई के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आते हैं। और कौन आता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, आई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। एंटिटीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ये सब किसके अंदर आती हैं, आईबीबीआई के अंदर। और इन सबको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। आईबीबीआई इन सबको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये भी काम किसका है, आईबीबीआई का है। इनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आईबीबीआई करता है। जब हम आईबीसी कोड पढ़ेंगे ना, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, उसके अंदर ये सारे का सारा आपको पता चल जाएगा। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, एजेंसी क्या होती है, एंटिटीज क्या होती है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होता है। क्लियर है? यस सर। इट राइट एंड एनफोर्स, ये क्या करता है, ये रूल्स बनाता है, प्रोसेसेस बनाता है। किस चीज के रिगार्डिंग बनाता है ये, इट राइट एंड फोर्स रूल्स फॉर प्रोसेस, नेमली कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, इंडिविजुअल बैंक्रप्सी अंडर द कोड। मतलब इन चीजों के लिए ये क्या करता है, रूल्स बनाता है, प्रोसेस बनाता है। तो किस चीजों के लिए प्रोसेस बनाता है, इट राइट एंड एनफोर्स द रूल्स फॉर प्रोसेस, नेमली कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, इंडिविजुअल बैंक्रप्सी अंडर द कोड। इनके लिए क्या बनाता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है। It has recently been tasked to promote the development and regulate working and practice of insolvency। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। इंसॉल्वेंसी क्या, जो आईबीबीआई है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है
द वर्किंग प्रैक्टिस ऑफ, किस किस की वर्किंग प्रैक्टिस को ये रेगुलेट करता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज की, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उसकी एंटिटीज की एंड यूटिलिटीज की और अदर अदर इंस्टीट्यूट की। इनकी वर्किंग, इनकी डेवलपमेंट, इनकी वर्किंग प्रैक्टिस को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन फर्दरेंस ऑफ द पर्पस ऑफ द कोड, इन फर्दरेंस ऑफ द पर्पस ऑफ द Yes, आईबीसी, sir. आईबीसी कोड, कि भाई आईबीसी कोड की जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, उसको पूरा करने के लिए इट इज ऑल्सो डिजाइन अथॉरिटी अंडर द कंपनी रजिस्टर्ड वैल्यू वैल्यूएशन रूल 2017 फॉर द रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ वैल्यूअर इन द कंट्री। तो मतलब जो आईबीबीआई के क्या है, इसको एक एज अथॉरिटी भी डेजिग्नेट किया गया है, किसके अंदर? रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल्स के अंदर इसको एक अलग से अथॉरिटी भी क्या किया गया है? कंसीडर किया गया है, डेजिग्नेट किया गया है। आईबीबीआई के चेयरपर्सन कौन है? श्री रवि मित्तल। श्री रवि मित्तल क्या है? आईबीबीआई के चेयरमैन, चेयरपर्सन है। आईबीबीआई के चेयरपर्सन है श्री रवि मित्तल। और उसके बाद श्री नवरंग सैनी क्या है? डॉक्टर मुकुलिता विजय वर्गिया एंड श्री सुधाकर शुक्ला द होल टाइम मेंबर ऑफ आईबीबीआई है। जो क्या है? डॉक्टर नवरंग सैनी, डॉक्टर नवरंग सैनी, डॉक्टर मुकुलिता विजय वार्गिया, श्री सुधाकर शुक्ला, ये क्या है? इसके होल टाइम मेंबर, होल टाइम मेंबर। आईबीबीआई क्लियर है यशु? हेलो, आवाज आ रही है यशु मेरी? Yes, sir, आ रही है। कट तो नहीं रही आवाज? कट रही है, कट तो रही है। आपकी तरफ नेटवर्क इशू है आज, क्योंकि मेरी तरफ तो प्रॉपर वाईफाई ऑन है अच्छे से, आपकी तरफ नेटवर्क इशू है। आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, नेटवर्क इशू तो चलो आप सुनते रहो जितना आ रही है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो कर ही रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, अब फिर अगर जो समझ नहीं आ रहा, आप फिर वीडियो से देख लेना। समझ आ गई? हाँ, आईबीबीआई इन न्यूज, आईबीबीआई की फ्रीक्वेंटली अभी क्या न्यूज आई है? इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर आईबीबीआई इशू एफएक्यू ऑन आईबीसी। 8 फरवरी 2022 को आईबीबीआई ने क्या किया है? आईबीबीआई ने आईबीसी कोड को लेके कुछ एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं वो इशू किए हैं। द इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर आईबीबीआई हैज रिलीज अ पब्लिकेशन titled FAQ on the Insolvency and Bankruptcy Code. The main object of publication is to create awareness and disseminate knowledge about the code in easy to understand FAQ format. मतलब इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं, इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? कि भाई जो भी क्वेश्चंस हो, ये कहना चाह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिकेशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन knowledge about the code in easy to understand FAQ format. The revised edition cover the development in the code and subordinate legislation during the period. It also present thematic topic-wise jurisprudence for a comprehensive understanding of the legal position with respect to various issue under the code. इसने क्या किया है? इसने टॉपिक वाइज अलग से प्रॉपर अच्छे से कोड को समझाया है FAQ में। द बुक इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड यूजफुल गाइडेंस टू द प्रोफेशनल्स।
other stakeholder of IBC ecosystem for clear interpretation and enhanced understanding of IBC law। अगर आपको ये बुक देखनी है तो आप IBBI की वेबसाइट में जाना, यहाँ पे जाना, वहां पे से आप इस बुक को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, इसके FAQs को पढ़ सकते हो। तो FAQs IBBI ने इशू किए थे 8 फरवरी 2022 के अंदर, फरवरी 8। उस FAQs में जितना भी IBC कोड है उसको सिंपल वे में समझा रखा है। समझ आ गई? यस सर। हाँ, तो ये हमारा IBBI था। ये IBBI जो है ये रेगुलेटर बॉडी है अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर, 2016 वाला जो कोड है उसके अंदर। इसका काम क्या है कि जो IBC कोड है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना और रेगुलेट करना अथॉरिटीज को जो इसके अंदर आती हैं। इसके अंदर जो प्रोफेशनल्स आते हैं, प्रोफेशनल एजेंसीज आती हैं, प्रोफेशनल यूटिलिटीज आती हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज आती हैं, उन सबको रेगुलेट करना। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आवाज आ रही है यशु मेरी आपको? हाँ सर आ रही है। खुश नहीं लग रहे तुम बिल्कुल भी। सर आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया पढ़े? हाँ। चलो, अबाउट द ICSI। The Institute of Company Secretaries of India (ICSI) is the only recognized professional body in India to develop and regulate the profession of company secretary in India। मतलब जो ICSI है वो क्या करती है, वो डेवलप करती है एंड रेगुलेट करती है। किसको? कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन को। कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन को, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन इन इंडिया, ये इनको क्या करती है, रेगुलेट करती है। इट इज अ प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी सेटअप अंडर द पार्लियामेंट, द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। मतलब जो ये ICSI है वो कौन से एक्ट के अंदर बनी हुई है? इट इज अ स्टैट्यूटरी, ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। ICSI जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। और जो कौन से एक्ट के अंदर बनी है? ICSI कौन से एक्ट के अंदर बनी है? द इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। हाँ, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 इसके अंदर ये बनी है। ICSI फंक्शन अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। मतलब किसके अंदर काम करता है ICSI? MCA के अंदर। किसके अंदर काम करता है? MCA के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इंस्टीट्यूट प्रोवाइड टॉप क्वालिटी एजुकेशन। जो ICSI है वो टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है टू द स्टूडेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, टू द स्टूडेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। द बेस्ट क्वालिटी सेट स्टैंडर्ड टू दी CS मेंबर। और ये क्या करता है, ये सेट करता है बेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड CS मेंबर के लिए। इंडिया में मोर देन 65,000 क्या हैं, मेंबर्स हैं, और कम से कम 2.5 लाख के आसपास क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। ICSI में 65,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स वो मेंबर्स हैं और 2.5 लाख से ऊपर क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। समझ आ गई? ICSI के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ICSI के जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं। 4 रीजनल ऑफिस इसके कहाँ हैं? नई दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में। इसके जो ICSI के हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर, हेडक्वार्टर।
ये 72 चैप्टर्स अक्रॉस इंडिया। हर एक स्टेट में, जैसे आपका इंदौर में चैप्टर है ना? इंदौर में ऑफिस है ना आपका? हाँ जैसे आपके सिटी में जो ऑफिस आईसीआईसीआई का, उसको कहते हैं चैप्टर। चैप्टर। हाँ तो ऐसे ही इंडिया के अंदर 72 क्या है, चैप्टर्स हैं। अब तो ज्यादा भी हो चुके हैं, लेकिन मोर देन 72 चैप्टर आप लिख सकते हो भाई। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। रीजनल ऑफिस क्या है? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। और जो चैप्टर है वो 72। उसके बाद क्या है? आईसीएसआई हैज बीन contributing to the initiative of government of India that have potential to excel in social economic growth। मतलब क्या है? आईसीएसआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इनिशिएटिव्स हैं, कौन से इनिशिएटिव? सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। उनमें क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। और इसका जो चेयर पर, जो इसका अभी का करंटली, इसको काटो, इसमें लिखो प्रेजेंटली सीएस मनीष गुप्ता। सीएस मनीष गुप्ता is the president। CS Manish Gupta is the president president of ICSI। समझ आ गई? फिर वाइस प्रेसिडेंट कौन है? आईसीएसआई का वाइस प्रेसिडेंट जो है, एक मिनट, आईसीएसआई का जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये है नरसिम्हन, सीएस नरसिम्हन। नरसिम्हन, समझ आ गई? हाँ और जो इसका मोटो है, आईसीएसआई का मोटो जो है वो है, मोटो इज सत्यवद धर्मचर। सत्यवद धर्मचर। एक मिनट, वाइस प्रेसिडेंट फिर से सर्च करती हूँ। सत्यपद धर्मचर। आगे बढ़े? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रही हो? कुछ कह रही थी यशस्वी? नहीं, हाँ, आईसीएसआई की न्यूज। न्यूज क्या है? फोर्टी नाइन्थ नेशनल कन्वेंशन ऑफ आईसीएसआई। आईसीएसआई की ये तो पुरानी न्यूज होगी है। 50th, इसकी 50th नेशनल कन्वेंशन भी हो चुकी है। आप इसकी हाँ आईसीएसआई की, मैं सर्च कर लूंगी लिंक पे जाकर, वेबसाइट हाँ, के पास। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगी आपको हाँ 50th नेशनल कन्वेंशन ऑफ आईसीएसआई। ये रहा, देखो, इसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ से पढ़ के। सर आगे बढ़े? वाइवा में क्या आएगा, जैसे अभी किस टॉपिक में आएंगे कुछ? वाइवा के हाँ बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस इन्वायरमेंट, इससे रिलेटेड आ सकता। बिजनेस इन्वायरमेंट तो अभी मैंने पढ़ा ही नहीं। कोई नहीं, आराम से पढ़ेंगे अभी। अभी तो आप वैसे मई वाला वैसे ही दे रहे हो ना, हमारा टारगेट तो जुलाई वाला था ना। हाँ अभी बात करते हैं समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस क्या होती है। समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस,
Summit and conferences. G7 summit. G7 summit क्या होता है, बात करते हैं। G7 summit. G7 originally come into began in 1975. जो G7 था, G7 कब बना था? 1975 के अंदर। हाँ, when the head of the world is 6 leading industrial national, the US, इसके अंदर G समिट के अंदर कौन कौन आते हैं? US, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। G7 के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? इसके अंदर आते हैं यूके, यूएस, फ्रांस। हाँ, इसके अंदर 6 लीडिंग क्या है? फ्रांस, जापान, जर्मनी, जापान, इटली। 1 2 3 4 5 हो गया कि भाई इसके अंदर ये आते थे। डिसाइड टू होल्ड अ मीट इन अ वेक ऑफ ऑयल शॉक इन, जब तेल की कमी हो गई थी, ऑयल बिल्कुल खत्म हो गया था, तब ये पहली बार 1971 में इकट्ठे हुए। इन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया, फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में 1975 में पहली बार। समझ आ गई? द 6 कंट्री, पहले तो 5 कंट्री थी इसके अंदर, फिर 6 कंट्रीज के अंदर आई कौन सी? कनाडा। द 6 कंट्री वर ज्वाइंड बाय द कनाडा इन 1976। 6 कंट्री जो ज्वाइन हुई कनाडा में बाय द कनाडा इन 1976। रशिया joined the group which then become known as G8। ये बाद में जब रशिया ने ज्वाइन किया ग्रुप, ये G8 बन गया था, इसको बोला था G8। बट was suspended in 2014 after the annexed Crimea from यूक्रेन। मतलब जब रशिया से यूक्रेन अलग हो गया था, तो पहले तो ये G8 था, लेकिन बाद में ये क्या बन गया? जब यूक्रेन इससे अलग हो गया तो ये G7 बन गया था। तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती हैं? इसके अंदर आती हैं यूके, यूएस, फ्रांस, जापान, इटली, उसके बाद जर्मनी, कनाडा और रशिया। समझ आ गई? आगे बढ़े। करंट मेंबर कौन कौन से हैं? यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये इसके अभी करंट मेंबर है। G7 के करंट मेंबर ये हैं। द ग्रुप रिगार्ड इटसेल्फ अ कम्युनिटी ऑफ वैल्यू। तो रशिया ने फिर, हाँ, रशिया से अलग हो गया, रशिया अब नहीं रहा। हाँ, फिर इसलिए G7 वापस बना ली। हाँ, करंट मेंबर ऑफ यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। द ग्रुप रिगार्ड इटसेल्फ अ कम्युनिटी वैल्यू विद फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट। मतलब ये जो ग्रुप था वो किससे रिलेटेड था? उसका मेन मोटिव क्या था? उसका मेन मोटिव था कम्युनिटी वैल्यू से, विद फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट से, डेमोक्रेसी से, रूल ऑफ लॉ से, प्रोस्पेरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जो ग्रुप के ऑब्जेक्टिव क्या थे, किन किन मुद्दों के ऊपर ग्रुप डिस्कशन देता था, जो ग्रुप के की पॉइंट थे ध्यान देने के। ग्रुप जो था, ये G7 ग्रुप जो था, किन किन मुद्दों पे ये क्या करता था? फोकस करता था, पॉइंट्स पे। किन किन पॉइंट्स पे ये फोकस करता था? पहला पॉइंट, नंबर 1, ये फोकस करता था कम्युनिटी वैल्यू पे, कम्युनिटी ऑफ वैल्यू, कम्युनिटी ऑफ वैल्यू। दूसरा, कम्युनिटी ऑफ वैल्यू का फ्रीडम, फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स। डेमोक्रेसी,
चौथा रूल ऑफ लॉ, पांचवा प्रोस्पेरिटी। इन पॉइंट पे ये क्या करता था, फोकस करता था। क्लियर है, समझ आ गई यशस्वी? हेलो, हेलो, यस सर। समझ आ रही है यशस्वी? तुम्हें मेरी आवाज हाँ, तुम्हें मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, ये बताओ पहले। क्लियर नहीं, अटक अटक के आ रही है। अटक अटक के आ रही है, हाँ? बहुत तुम धीरे आ रही है। तुम्हारी साइड नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, यही रीजन हो सकता है। एक बार मैं रिकनेक्ट कर लेता हूँ, सो दैट अभी आ रही है। अभी वॉइस क्लियर है यशु? तो आगे बढ़ते हैं। G7 समिट 2021, G7 समिट 2021। The UK the G7 summit as a part of its 2021। 2021 में यूके ने क्या किया था, G7 समिट को होस्ट किया था। G7 समिट जो था 2021, यूके ने क्या किया था, होस्ट किया था। The UK host the G7 summit as a part of 2021 G7 presidency. The G7 summit was held in Caribous Bay, कॉर्नवाल on 11 से 13 जून 2021 में हुआ था, इंग्लैंड यूके के अंदर। एजेंडा फॉर द समिट वाज ग्लोबल एक्शन। एजेंडा क्या था? एजेंडा क्या था G7 समिट का? एजेंडा जो था G7 समिट का, द एजेंडा फॉर द समिट वाज, एजेंडा फॉर द समिट वाज क्या था? ग्लोबल एक्शन, ग्लोबल एक्शन टू बिल्ड बेटर, ग्लोबल एक्शन टू बिल्ड बैक बेटर। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन brought the world is leading democracy together to reach major new agreement to help the world fight and then build back better from the coronavirus and create green more prosperous future। जो मतलब 2021 के अंदर जो ये समिट हुआ था यूके के अंदर, वहां के प्रधानमंत्री जो थे, कौन? ब्रोइस जॉनसन। ब्रोइस जॉनसन ने क्या कहा था कि भाई जितनी भी लीडिंग डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, वो सब इकट्ठा हो, और जो कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी में इतना नुकसान हुआ है, वो सब हम उसको दोबारा से अच्छे से बना सके। द यूके इनवाइटेड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका एज द गेस्ट कंट्री टू दिस ईयर इज G7। मतलब यूके ने इंडिया को, साउथ कोरिया को और उसके बाद साउथ अफ्रीका को, इन कंट्रीज को क्या किया था, इनवाइट किया था एज अ गेस्ट। दिस वाज सेकंड टाइम दैट इंडिया इज पार्टिसिपेट इन G7 मीटिंग। इंडिया हैज बीन इनवाइटेड बाय G7 फ्रेंच प्रेसिडेंसी 2019 टू द बिलियर्ड्स समिट एज अ गुडविल पार्टनर। मतलब इंडिया वैसे G7 का पार्ट नहीं है, बट इंडिया को एज अ गेस्ट जो है G7 के अंदर बुलाया जाता है एज अ गेस्ट इंडिया को। की हाईलाइट ऑफ द समिट, समिट के की हाईलाइट्स क्या क्या हैं? की हाईलाइट्स ऑफ द समिट।
द यूके हैड आउटलाइन 4 प्रायोरिटी एरिया फॉर इट्स प्रेसिडेंसी। जो यूके है उसने आउटलाइन किया है। हाँ, आगे बढ़े। हेलो, सर आपने म्यूट करके रखा था। अच्छा, बोल देते तुम तभी से। मैं कब से बोल तो रही हूँ आपको। आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। सर म्यूट है, म्यूट है। मैं कब से बोल रही हूँ सर, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ कहाँ से? ये वाला पढ़ लिया तुमने? ये वाला समझ आया? यहाँ से वाला रही। पढ़ते हैं। नहीं, एक तो तुम्हारी समिट साइड आज 20 है। नेटवर्क इशू इतना है यार, तुम्हारी साइड तुम्हें वॉइस ही नहीं आ रही यार ढंग से। फिर वाईफाई कनेक्ट है, नेटवर्क तो फुल है इधर। आई डोंट नो यार, क्योंकि मेरी साइड तो पूरा अच्छे से प्रॉपर है। चलो, 5G चलता है जो सर मेरा। G7 समिट जो है, G7 समिट ये हुआ था कहाँ पे हुआ था? ये इंग्लैंड के अंदर हुआ था, यूके के अंदर हुआ था ये 2021 में। G7 समिट जो 2021 वाला हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड यूके के अंदर हुआ था। और ये कौन सी जगह में हुआ था? कार्बिस बे, जो वहां की कोई लोकेशन होगी, वहां पे हुआ था 11 से 13 जून 2021 में। इसका जो एजेंडा था, इस समिट होने का जो एजेंडा था, इसका ऑब्जेक्ट क्या था समिट का? इसका ऑब्जेक्ट था बिल्ड बैक बेटर। कोरोना वायरस के बाद जब इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, उसको बिल्ड बैक करना अच्छे से। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, बोरिस जॉनसन, उन्होंने क्या किया था कि जो वर्ल्ड की लीडिंग डेमोक्रेसी है वो इकट्ठा हो, जो वर्ल्ड की लीडिंग डेमोक्रेसी है वो इकट्ठा हो। और Boris Johnson brought the world's leading democracy together to reach the major new agreement to help the world fight and then build back better from coronavirus। और क्या हो उसके बाद? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो भी नुकसान हुआ है उसको अच्छे से किया जाए और बिल्ड बैक बेटर किया जाए और क्रिएट किया जाए ग्रीनर एंड इम्प्रूव किया जाए प्रोस्पेक्चर फ्यूचर। क्रिएट किया जाए ग्रीनर और प्रोस्परस फ्यूचर को एक अच्छा बनाया जाए। समझ आ गई? हाँ सर। हाँ। द यूके इनवाइटेड, यूके ने किस किस को इनवाइट किया था G7 समिट 2021 के अंदर? यूके ने किसको इनवाइट किया था? यूके ने इनवाइट किया था ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को, साउथ कोरिया को, साउथ अफ्रीका को। कौन कौन सी कंट्रीज में गई थी? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका एज अ गेस्ट कंट्री टू दिस ईयर। दिस वाज सेकंड टाइम दैट इंडिया पार्टिसिपेट इन G7 मीटिंग। India has invited by G7 French presidency in 2019 to Biarritz summit। मतलब इंडिया को 2 बार G7 समिट के अंदर एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है। समझ आ गई? हाँ आगे बढ़ते हैं। की हाइलाइट क्या थे समिट के? की हाइलाइट्स, की हाइलाइट्स of the summit। The UK has outlined 4 prosperity area for the presidency। मतलब क्या 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 इन्होंने समिट के क्या क्या वो थे, हाइलाइट्स क्या थे? नंबर 1, लीडिंग टू द ग्लोबल रिकवरी फ्रॉम कोरोना वायरस व्हाइल स्ट्रेंथिंग द रेसिलियंस अगेंस्ट फ्यूचर पैंडेमिक्स। मतलब क्या है कि एक ऐसा क्रिएट करना, क्रिएट करना ग्लोबल रिकवरी। मतलब क्या है? पहले जो कोरोना वायरस हुआ था उसके लिए पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल रिकवरी करना, कोरोना वायरस से बचने के लिए, एक आगे फ्यूचर में ऐसी पैंडेमिक से बचने के लिए कि भाई कोई एक मजबूत एक रेजिलियंस बनाना। समझ आ गई? हेलो यस यशु। सर आ गई। हाँ, दूसरा सर पॉइंट। इंडिया ने ज्वाइन तो नहीं किया? हाँ, क्या कह रहे हो? इंडिया ने ये ग्रुप ज्वाइन तो नहीं किया? नहीं नहीं, इंडिया ने अभी नहीं किया, इंडिया इसका पार्ट अभी नहीं है। उसके बाद पढ़ते हैं प्रमोटिंग फ्यूचर प्रोस्पेरिटी बाय।
कैंपेनिंग फ्री एंड ट्रेड, कैंपेन कर जो करते हैं ना, कई बार फ्री में ट्रेड करते हैं, फ्री में कैंपेन करते हैं, जैसे प्रमोट करने के लिए फ्यूचर प्रोस्पेरिटी को, कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू, अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू। तो ये G7 समिट क्या करता है, फ्यूचर प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए फ्री में कैंपेनिंग करता है, फेयर ट्रेड करता है, टैकल करता है, टैकल करना क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है इसको टैकल करना, प्रिजर्व करना प्लांट बायोडाइवर्सिटी, कैंपेनिंग शेयर्ड वैल्यू एंड ओपन सोसाइटीज, जो वैल्यूज हैं कंट्रीज की उनको शेयर करना, एक कल्चर को शेयर करना, ओपन सोसाइटी होना। G7 countries signed the Caribbean Bay Declaration mainly aim, G7 जो समिट था इसने कैरिबियन बे डिक्लेरेशन को साइन किया था। इसका पर्पस क्या था इस डिक्लेरेशन का, जो ये कैरिबियन बे डिक्लेरेशन थी, कैरिबियन बे डिक्लेरेशन जो थी इसका पर्पस क्या था, कैरिबियन बे डिक्लेरेशन का पर्पस था मेनली, इसका एम था पहला, प्रिवेंट करना फ्यूचर पैंडेमिक्स को। जैसे एकदम से कोरोना वायरस आ गया तो आगे फ्यूचर में कोई इस तरह से पैंडेमिक आए तो उसके लिए अभी से तैयारी करना, ताकि हम उस फ्यूचर पैंडेमिक को क्या कर सके, खत्म कर सके। इट कंटेन मैनी अदर थेमेटिक areas like COVID-19 vaccine, climate change, build back better for the world, taxation etc. इन चीजों पे इसका क्या था, इन्होंने पॉइंट आउट किया था इन चीजों को। समझ आ गई? हाँ। आगे बढ़ते। इंडिया का स्टैंड क्या था समिट के अंदर, जैसे इंडिया आया था एज अ गेस्ट, तो इंडिया का स्टैंड क्या था समिट के अंदर, इसमें क्या था, अंडरस्कोर द नीड फॉर जेन्युइन ग्लोबल सोलिडरिटी एंड लीडरशिप, इंडिया गिव द मंत्रा ऑफ वन अर्थ वन हेल्थ। इंडिया ने G7 समिट के अंदर एक मंत्र दिया था, एक अर्थ एक हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। It was based on the idea that no one is safe until everyone is safe. समझ आ गई? इंडिया ने G7 समिट में एक मंत्रा दिया था, वन अर्थ वन हेल्थ। इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग था नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ, नो वन इज सेफ until everyone is safe। समझ आ गई? दूसरा, PM Modi showed the strong support of G7 leadership for India and South Africa is proposal for a TRIPS waiver at the World Trade Organization। PM मोदी चाहते थे कि भाई, जो PM मोदी ने क्या कहा था कि द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ G7 लीडरशिप फॉर इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, कि जो G7 का सपोर्ट है वो इंडिया और साउथ अफ्रीका को भी मिले, किस चीज के लिए, फॉर ट्रिप्स वेवर एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रैप्स वेवर की उसमें प्रपोजल के लिए इंडिया ने कहा कि हमें G7 का सपोर्ट मिले। PM मोदी ने बोला ट्रिप्स वेवर इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान, जो ट्रिप्स वेवर है वो एक ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान का क्या है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो इसके लिए इन्होंने बात की थी। समझ आ गई? थर्ड पॉइंट, ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के इशू पर इंडिया हाईलाइट द फैक्ट दैट it is only G20 country on the track to meet its Paris commitment. India called on G7 to meet the full unfulfillment promise of $100 million annually in the climate finance। मतलब on issue of climate change, India highlight the fact that it is the only G20 country on track to meet its Paris commitment। मतलब क्या है, इंडिया ने हाईलाइट किया था कि यहाँ सिर्फ G20 कंट्री हैं जो पेरिस कमिटमेंट में मिली हैं। इंडिया कॉल ऑन द G7 टू मीट देयर अनफुलफिल्ड प्रॉमिस,
G7 ने कोई प्रॉमिस किया होगा इंडिया को कि भाई हम $100 बिलियन देंगे, किस चीज के लिए? हर साल क्लाइमेट को फाइनेंस करने के लिए, जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए G7 ने प्रॉमिस किया था कि भाई $100 बिलियन हम आपको देंगे, बट अभी तक उस चीज को नहीं पूरा हुआ, तो उस चीज के ऊपर भी डिस्कशन हुआ था। समझ आ गई? Yes, sir. During the session pertaining to open society and open economy, India underscored the unvulnerability inherent in the open society. मतलब क्या है? जब ये इकोनॉमिक एंड जो क्या था ड्यूरिंग द सेशन, जो सेशन हुआ था रिलेटिंग टू द ओपन सोसाइटी, ओपन इकोनॉमी, ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द सेशन रिलेटिंग टू द, किस चीज के रिलेटिंग? ओपन सोसाइटी, ओपन इकोनॉमी, ओपन सोसाइटी, ओपन इकोनॉमी, इस चीज से रिलेटेड इंडिया ने अंडरस्कोर किया था। ओपन सोसाइटी, ओपन इकोनॉमी से रिलेटेड इंडिया ने अंडरस्कोर किया था वल्नरेबिलिटी इनहेरेंट टू द ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी के अंदर जो वल्नरेबिलिटी थी उसको इन्होंने क्या किया था? अंडरस्कोर किया था। इंडिया साइन ऑफ द जॉइंट स्टेटमेंट बाय द G7 एंड गेस्ट कंट्री टुगेदर ऑन ओपन सोसाइटी। इंडिया ने क्या किया था? साइन भी किया था ओपन सोसाइटी के रिगार्डिंग, जो स्टेटमेंट थी G7 की और गेस्ट कंट्री की, उसको इंडिया ने साइन किया था। द स्टेटमेंट रीअफर्म एंड एनकरेज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भाई क्या है जो स्टेटमेंट थी? स्टेटमेंट ने रीअफर्म किया, एनकरेज किया, स्टेटमेंट ने क्या किया है? स्टेटमेंट ने रीअफर्म किया है, रीअफर्म एंड एनकरेज किया है, एनकरेज द वैल्यू ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन both online offline has a freedom that safeguard democracy help people live freedom from fear and oppression। मतलब इस स्टेटमेंट ने किस किस चीज पर भी कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर, भाई लोग फ्रीडम के साथ जिए, किसी के दबाव में आकर ना जिए, तो उन्होंने इस चीज पे भी फोकस किया है। इट इज ऑल्सो रेफर टू politically motivated internet shutdown as one as the threat to freedom and democracy। Not It should be noted that another G7 statement criticizing China was not signed by India। मतलब क्या है? G7 स्टेटमेंट जो क्रिटिसाइजिंग थी चाइना वाज नॉट साइंड बाय इंडिया। तो चाइना को लेके क्रिटिसाइज जो किया जा रहा था कि चाइना की वजह से ये सारे की पैंडेमिक आई है, कोरोना वायरस आया, उस टाइम पे सब चाइना को ब्लेम कर रहे थे, बट इस चीज को साइन किसने नहीं किया था? इंडिया ने साइन नहीं किया था। समझ आ गई? Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, मुझे लग रहा है यशु तुम्हें आवाज नहीं आ रही और तुम्हें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। तुम्हारी आवाज से ही मुझे पता चल रहा है आज। आवाज तो आ रही है लेकिन धीरे धीरे आ रही है। बहुत धीरे धीरे। तुम्हारी साइड से आज मुझे कोई इशू लग रहा है शायद। नेटवर्क तो सर फुल है, वाईफाई बुरा हुआ, कई बार वाईफाई से चल रही। नेटवर्क फुल होते हैं ना, तो उसकी वजह से भी कई बार नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है बहुत ज्यादा। या तो तुम्हारी साइड वेदर ठीक है? नहीं, बारिश हो क्या? बारिश का मौसम है? हाँ, बारिश रोज हो रही है। अच्छा, क्योंकि बारिश की वजह से भी कई बार नेटवर्क का इशू रहता है, क्योंकि ये तो क्लाउड पे रहती है ना पूरी मीटिंग तो तो वो भी रह सकता है। मौसम वेदर वगैरह चेंज हो सकता है। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है G7, ये वाला 2021 वाला इंपॉर्टेंट है, वो आप याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना उसको। और एक जी 2022 में भी समिट हुआ होगा, वो भी देख लेना एक बार, ठीक है? हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, G20 समिट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है ना?
हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, G20 समिट। 26 ये यहाँ पे 17 कितना बड़ा रह गया ये चैप्टर? चलो, मुकेश अंबानी। हाँ, बिजनेस पर्सनालिटी है ना ये। चलो, G20 समिट करते हैं, G20 समिट। फिर मॉर्निंग में और जल्दी क्लास हो सकती है? नहीं, इससे पहले एक और क्लास होती है, वो यशु। एक काम हो सकता है, अगर तुम अर्ली मॉर्निंग क्लास ले लो तो कितनी बजे? 7:30 बजे। 7:30 से 8:30? 7:30 से 9 बजे तक। हाँ, 7:30 ही ले लेते क्लास। 7:30 से हाँ। ठीक है, तुम 7:30 से ले लिया करो कल से क्लास, ठीक है ना? हाँ। क्योंकि अब जो जून वाले बच्चे तो फ्री हो गए ना एग्जीक्यूटिव लेवल के, उनके पेपर हैं अगले महीने, तो वो तो ऑलमोस्ट फ्री हो चुके हैं, बस वो रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हैं। अच्छा। चलो, यहाँ तक पढ़ लेते हैं, जिसको खत्म करते हैं यहाँ तक, फिर बाकी कल करेंगे। पढ़े? हाँ। हाँ, G20 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? पहले तो क्या है, G20 एक इंटरनेशनल फॉर्म है। G20 जो है एक इंटरनेशनल फॉर्म है। किस चीज के लिए फॉर्म बना रखी है ये? ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। ग्लोबल G20 पहले पढ़ा था ना। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये फॉर्म बना रखी है। ये G20 दो बार क्यों आ रहा है सर? कौन सा? हाँ, तो ये पूरा है ना, ये काफी बड़ा है। इसको इसको पूरा करने के लिए कम से कम आधा घंटा जरूरत पड़ेगी पूरी। आधे घंटे से ऊपर का टॉपिक है ये। तो मैं नहीं, आज यहाँ, पहले भी आया था ना जब अपन एशियन कर रहे थे जब। उसमें ये छोटा था, लेकिन इसमें पूरा इलेबोरेट करके बता रखा है, ठीक है ना? हाँ, जो G20 है, G20 के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है? इसके अंदर आती है 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। इसके अंदर 19 कंट्री हैं और ये यूरोपियन यूनियन है इसके अंदर। मेंबर ऑफ G20 कौन कौन है? G20 कंट्रीज कौन कौन है? इसके अंदर अर्जेंटीना, इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, हमारा रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन। ये इसके क्या है? मेंबर्स है। क्लियर है? इंडिया का हाँ, इंडिया इंडिया नहीं। हाँ। इंडिया भी है। अभी तो इंडिया प्रेसिडेंट है ना। हाँ, इंडिया G7 के अंदर, G7 अलग है, G20 अलग है, ये ध्यान रखना। इंडिया जो है G7 का मेंबर नहीं है। इंडिया जो है G20 का G20 का मेंबर। प्रेसिडेंट है ना शायद इंडिया। हाँ, हाँ, जो इंडिया के अंदर इसकी G20 की करंटली प्रेसिडेंट ऑफ G20 का कौन है? इंडिया है। इंडिया करंटली इसका क्या है? प्रेसिडेंट है। इन एडिशन
Leaders of invited guest country and representative of invited guest international organization participate in summit along with leader from the G20 member. मतलब ये तो मेंबर्स हैं और इससे अलग 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 कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एज अ गेस्ट, एज अ गेस्ट। समझ आ गई? जब द G20 समिट इज फॉर्मली नोन एज, जो G20 समिट है इसको क्या कहा जाता है? समिट ऑन फाइनेंस मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। इसको बोला जाता है समिट ऑन फाइनेंस मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। हैज द प्रीमियम फर्म फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, एज अ प्रीमियम फर्म फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। समझ आ गई? हाँ, G20 जो है पूरी वर्ल्ड की जीडीपी का, जो G20 है पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का कितने परसेंट रिप्रेजेंट करता है? 80%, 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। G20 जो है पूरे वर्ल्ड की 80% जीडीपी का जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ग्लोबल जीडीपी का 80%। The G20 has made continued effort toward achieving robust global economic growth। मतलब रबस्ट मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो G20 है वो कंटिन्यूस एफर्ट कर रहा है। एज अ ग्लोबलाइजेशन प्रोग्रेस एंड वेरियस इशू बिकम मोर इंटरसिटी intervened, the recent G20 summit have focused not only on macroeconomies and trade, but also on a wide range of global issues which have immense impact on the global economy, such as development, climate change, energy, health, counter-terrorism, as well as migration and refugee। इन चीजों के ऊपर जो है G20 जो है प्रॉपर अपना फोकस करता है। G20 कौन कौन से मुद्दों पर अपना फोकस करता है? G20 जो फोकस करता है वो ग्लोबल इकोनॉमी डेवलपमेंट, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल एनर्जी, काउंटर टेररिज्म एज वेल एज माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी। इन चीजों पे जो G20 है वो क्या करता है? फोकस करता है। समझ आ गई? Yes, sir. The G20 has sought to realize an inclusive and sustainable world through its contribution toward resolving these global issues. The host country of G20 summit lead the group over the course of 1 year from December through following November। मतलब एक साल के लिए अलग अलग जो है इसकी कंट्री क्या होती है? प्रेसिडेंट होती है। जो साल कहाँ से स्टार्ट होता है? दिसंबर से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ पे होता है? नवंबर पे आके खत्म होता है अगले साल। 1 दिसंबर से स्टार्ट होके 30 नवंबर पे खत्म होता है। समझ आ गई? 11th month. हाँ, तो इंडिया जो है नवंबर तक, अभी नवंबर आएगा ना आगे, यहाँ तक इसका क्या है? प्रेसिडेंट रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ G20 समिट। आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जब एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे 1997-1998 में, it was acknowledged that the participation of major emerging country is need in the discussion of international financial system। तो ये जरूरत पड़ी थी कि जो वर्ल्ड की जो एमर्जिंग मार्केट कंट्री है, बड़ी बड़ी कंट्री हैं जो, वो इकट्ठा हो और इस फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर क्या करे? डिस्कशन करें। तो उन्होंने डिस्कशन के लिए मीटिंग की। G7 फाइनेंस मिनिस्टर एग्री टू एस्टैब्लिश G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक। G7 फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया? उन्होंने एग्री किया कि हम एक G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग क्या करते हैं? एस्टैब्लिश करते हैं 1999 में। G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्न मीटिंग वाज सेंटर ऑन मेजर इकोनॉमिक। किस मुद्दे के ऊपर ये मीटिंग थी? ये इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी इशू, इन चीजों के ऊपर अमंग मेजर कंट्री इन ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम एम एट प्रमोटिंग कोऑपरेशन टुवर्ड अचीविंग स्टेबल एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंट्री।
The participating member in the meeting were the same at the current G20 members. मतलब इन्होंने मीटिंग जो थी ग्लोबल इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर इन्होंने बातचीत की थी। इन्होंने बातचीत की थी कि किस तरह से कोऑपरेशन किया जाए, किस तरह से कोऑपरेट किया जाए। तो ये सारे का सारा काम जो था ये G20 के ऊपर था। इन नवंबर 2008 द इनॉग्रल G20 समिट वाज हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी। जो G20 का इनॉग्रल समिट, वो जो फर्स्ट समिट हुआ था वो वाशिंगटन में हुआ था। in response to the global finance crisis that occurred in the wake of collapse in the Lehman Brothers के collapse होने की वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। लेमन ब्रदर जो एक कंपनी थी बहुत बड़ी यूएस की, ठीक है ना, वो क्या हो गई थी, collapse हो गई थी। उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे यूएस के अंदर। उसके लिए ये G20 समिट किया गया था। G20 मीटिंग ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर and central bank governor was upgraded to the head of the state level as form for the leader from major developed and emerging market country. In September 2009, the third summit was held in Pittsburgh में हुआ था, where the leader designated the G20 as the premium firm for the International Economic Corporation. 2009 में G20 को क्या बना दिया गया था, एक प्रीमियम फर्म बना दिया गया था। इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन प्रीमियम फर्म बना दिया गया था। किस चीज के लिए, प्रीमियम फर्म फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इस चीज के लिए। From there, the summit meeting were held in semi-annually until 2010, annually from 2011. तो ये मीटिंग जो है, समिट मीटिंग जो हुई थी सेमी एनुअली हुई थी 2010 में और 2011 में इसकी मीटिंग हुई थी। मतलब मेजर फोकस इसका क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मेन फोकस यही है कि भाई ग्लोबल लेवल पर जो भी चीजें हैं, फाइनेंस मार्केट है या डेवलपमेंट है इकोनॉमी की, वो अच्छे से हो सके। तो इसी चीज को, इन्हीं चीजों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, बेनिफिट हो सके कंट्रीज को, ठीक है ना। तो इन चीजों के लिए ही ये G20 समिट बना था और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये G20 समिट जो है इन मुद्दों के ऊपर पूरा फोकस रखता है, ताकि जो फाइनेंशियल मार्केट है पूरे वर्ल्ड की वो क्या रहे, स्टेबल रहे, वो कोलैप्स ना हो। समझ आ गई यहां तक? क्लियर है यशु? यस सर, है तो सही लेकिन प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर नहीं है, पता नहीं यार, तुम्हें मेरी वॉइस, मुझे तो तुम्हारे डोगी तक के भौंकने की आवाज आ रही है आज। मेरा घर तुम्हारे पड़ोस में होगा कोई ना कोई कुत्ता बोल रहा है। मुझे तो उसकी आवाज तक आ रही है। तुम्हें मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या आज? हाँ, अटक अटक के आ रही है। अच्छा कोई नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, मैं इसको यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। मैं लिंक भेज दूंगा तुम्हें, अच्छे से इसको पढ़ना जो समझाया है, ठीक है ना। हाँ, आज बाकी शायद, आ तो शायद हाँ, आज शायद तुम्हारे नेटवर्क का कहीं ना कहीं कुछ इशू है, या हो सकता है मेरी साइड से कोई इशू हो, बट मुझे जहां तक लगता है कि मेरी साइड से कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक क्लास ली थी, वहां पे सभी बच्चों की वॉइस बहुत अच्छे से आ रही थी, सबको अच्छे से विजिबल थी। तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद तुम्हारी वजह साइड से ही है। तो कोई नहीं, मैं यूट्यूब पे, नेटवर्क जो है वो फुल आ रहा है और वाईफाई से कनेक्ट है।